हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे क्लास 9th एक्सप्लोरेशन का चैप्टर जो कि हमारा है हाउ फोर्सेस अफेक्टेड मोशन। तो इस चैप्टर को हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। तो वन शॉट में हम इसके चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो कवर करेंगे, इसके एग्जांपल्स और पोज एंड पॉइंटर्स के जो क्वेश्चंस है वो भी साथ में साथ कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। अपना लेक्चर। तो अपना सबसे पहला जो टॉपिक है वो होने वाला है फोर्स, ठीक है, जो कि चैप्टर के नाम पे ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता चल होना चाहिए कि फोर्स होता क्या है। फोर्स बेसिकली क्या होता है, पुश और पुल, जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, तो फोर्स के हम एग्जैक्ट डेफिनेशन यहाँ पे स्टेटमेंट करेंगे। तो एक्सटर्नल एफर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, यानी हम बाहर से कोई एफर्ट लगा रहे हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को या तो धक्का मार रहे हैं या फिर उसको खींच रहे हैं। ठीक है, ये धक्का मार रहे हैं, खींच किस लिए रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम जिस ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यानी पुश और पुल अप्लाई कर रहे हैं, या तो वो अपनी पोजीशन चेंज करें या हम उसकी पोजीशन को चेंज करने की यहाँ कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका मोटिव होता है पुश और पुल का। ठीक है, अब जैसे कि एक एग्जांपल हमने लिया, एक ट्रॉली बैग है, इसमें यहाँ से हमने पुल को शो करा और इस तरफ से हमने पुश को शो किया है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि पुल और पुश लगाने के बाद ये मूव करेगा नहीं करेगा, वो तो डिपेंड करेगा कि इस पे फोर्स कैसी लगी है। ठीक है, आगे देखिए तो एसआई यूनिट जो होती है वो होती है फोर्स की न्यूटन। ठीक है, ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इसके पास एक मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी एक डायरेक्शन भी होगी। तो जब भी फोर्स लगेगी किसी ऑब्जेक्ट पे हम अप्लाई करते हैं तो किसी डायरेक्शन में अप्लाई होगी, कि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो कोई ना कोई डायरेक्शन वहाँ पे मेंशन होती है। क्लियर, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब है कि इफेक्ट क्या क्या फोर्स, तो फोर्स क्या क्या इफेक्ट डाल सकता है ऑब्जेक्ट्स पे, मोशंस पे। ठीक है, तो पहला वो इफेक्ट होता है कि हम फोर्स की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो रेस्ट पर है उसको हम मोशन में लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ अ बॉडी। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो मोशन में आ सकती है। जैसे कि ये ट्रॉली है ना, ये एक टेबल है, इस पे फोर्स लगाया जो कि रेस्ट पे रखा हुआ था, फोर्स लगाने की वजह से ये मोशन में आ गया। वहीं जस्ट इसका ऑपोजिट, फोर्स की हेल्प से हम मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर लेके आ सकते हैं। जैसे कि ये नेट, इस नेट की हेल्प से फुटबॉल क्या होती है, रेस्ट पर आ जाती है। जब गोल करता है कोई प्लेयर तो इस ये जो नेट होता है उस बॉल को क्या कर देता है, वहाँ उसी जगह पे रोक देता है। ठीक है, तो फोर्स की हेल्प से हम स्पीड चेंज कर सकते हैं। चेंज मतलब इंक्रीज या डिक्रीज हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि साइकिल है, ठीक है, अपने को स्पीड बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे, पेडल को तेज तेज, है ना, और स्पीड कम करनी है तो पेडल धीरे मारना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये तेज तेज और धीरे का मतलब क्या है, यहाँ पेडल जब हम पैडल पे क्या करते हैं, हम पैरों से फोर्स लगाते हैं। अगर ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो पैडल ज्यादा तेजी से घूमेगा, पैडल ज्यादा तेजी से घूमेगा तो हमारी जो साइकिल है वो ज्यादा स्पीड से आगे की तरफ जाएगी, है ना, तो स्पीड चेंज कर रहे हैं। अब आता है फोर्स की हेल्प से हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की। ठीक है, तो उसका एग्जांपल जैसे कि क्रिकेटर्स जो होते हैं क्या करते हैं, क्रिकेटर आपने देखा होगा कि बॉल सामने से बॉलर बॉल फेंकता है, लेकिन क्रिकेटर अपनी बॉल के अकॉर्डिंग कई बार क्या होता है, अपनी मनपसंद जगह पे उस बॉल को, है ना, क्या करता है, प्लेस कर देता है। तो वो कैसा होता है, वो बैट की हेल्प से फोर्स लगाता है। ऑफ साइड की बॉल को बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो लेग साइड में भी मार देते हैं, है ना, तो फोर्स की हेल्प से हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। नहीं तो हम इसका भी एग्जांपल ले सकते हैं, साइकिल। अगर हमें यहाँ पे जब हमें टर्न लेना होता है तो हम हैंडल पे फोर्स लगाते हैं हाथों से, तो उस फोर्स की वजह से ही क्या होती है, वो डायरेक्शन चेंज करती है। लास्ट है, फोर्स की हेल्प से हम शेप साइज भी चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट का। तो क्या ये पॉसिबल है, तो उसका बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, ये ले सकते हैं हम स्प्रिंग। स्प्रिंग पे फोर्स लगाते हैं तो स्प्रिंग क्या करती है, अपनी शेप भी चेंज करती है और साइज भी, देखो ऐसे हो जाती है फिर वो शेप और साइज। नहीं तो हम ये रोटी का एग्जांपल ले सकते हैं, आटे को गूंथने के बाद क्या करते हैं, जब बेलन से उस पर फोर्स लगाते हैं तो अपनी शेप और साइज दोनों बदलता है। पहला शेप होती है उसकी स्फेरिकल बॉल और साइज इतना होता है, फिर साइज इतना बढ़ जाता है और शेप आ जाती है एक सर्कुलर डिस्क। ठीक है, तो ये हो गए फोर्स के इफेक्ट्स। अब हम पढ़ेंगे बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है बैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स क्या होता है, जब किसी भी बॉडी पर, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाली सारी फोर्स का सम कितना हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स। कैसे, तो ये देखिए, ये मानते एक ऑब्जेक्ट है अपने पास, ठीक है, इस पे यहाँ से फोर्स लग रही है 50 न्यूटन, ठीक, और इस पे यहाँ पे फोर्स लग रही है 50 न्यूटन। तो
इस पे जो टोटल फोर्स लगेगी वो क्या होगी, इसको हम ले लेते हैं पॉजिटिव 50, इसका अपोजिट डायरेक्शन में तो ये हो गया नेगेटिव 50। तो 50 न्यूटन ये आ गया 0। तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज 0, तो वो क्या कहलाएगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है बैलेंस है। अब बैलेंस फोर्स की वजह से क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है रिमेन्स एट रेस्ट, और क्या कह सकते हैं हम, सेम स्टेट मोशन में है। तो यानी ऑब्जेक्ट जो है जिस भी स्टेट में होगा वो उसी स्टेट में रहेगा, अगर उस पर अनबैलेंस फोर्स कितनी हो जाए, सॉरी उस पर टोटल फोर्स कितनी हो जाए, 0। अगर उस पर टोटल फोर्स का सम अगर 0 है तो ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में उसी में रहेगा, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल देखो जैसे कि ये, ठीक है, अब टग ऑफ वार में इधर से भी फोर्स लग रही है, इधर से भी फोर्स लग रही है। अगर ये दोनों ही मान लेते हैं ये 100 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, ये 100 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जो बॉल है, ये डायरेक्ट ये जो बॉल है ये तो क्या करेगी, ये हमेशा सेंटर लाइन के बीच में ही रहेगी। ये तो ना इस तरफ डिस्प्लेस होगी ना ही इस तरफ डिस्प्लेस होगी, है ना। तो ये इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, यानी जिस स्टेट में वो उसी स्टेट में रहेगी। एग्जांपल जैसे कि एक बॉक्स ले रखा प्लास्टिक का, इस पे फोर्स लग रही है, अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है इस पे फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो इसके जो नेट सम है फोर्स का वो कितना हो गया, 0। तो ये कंडीशन भी हो गया बैलेंस का। एक और हो गया ये बैलेंस का, एक और कंडीशन अपने पास बुओयंट फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। बुओयंट फोर्स को थोड़ा समझाते हैं। जब कोई लिक्विड होता है, आप पानी से समझिए, जब भी हम नहाने जाते हैं कई बार आपने कोशिश करी होगी, जो मग होता है हमारे पास उसको सीधा नीचे की तरफ डिप करने की कोशिश करते हैं फोर्स लगा के, लेकिन जो मग्गा होता है वो नीचे की तरफ जाता नहीं है। आप जैसे उसको छोड़ते हैं ऊपर की तरफ वो उछल के आ जाता है, तो जो ऊपर की तरफ वापिस आता है वो आता है बुओयंट फोर्सेस से। तो जो ये लिक्विड यानी पानी जो होता है हर ऑब्जेक्ट पर ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, उस फोर्स को कहते हैं बुओयंट फोर्स। और इस बुओयंट फोर्स को कौन बैलेंस करता है नीचे की तरफ हमेशा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, यानी अर्थ की ग्रेविटी की वजह से एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगती है, उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस केस में क्या है कि ग्रेविटेशनल और बुओयंट फोर्स जो है वो कैसे हैं, इक्वल। तो बुओयंट फोर्स इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। चलो अब आता है अनबैलेंस फोर्स। तो जस्ट उसका अपोजिट, वहां सम 0 था, यहाँ सम क्या होगा, 0 नहीं होगा। सम 0 नहीं होगा, इट मीन्स ये ऑब्जेक्ट था, अभी हमने इधर लगाई थी 50 न्यूटन और इधर हम लगा देते हैं सिर्फ 40 न्यूटन भी अगर लगाएंगे तो क्या होगा, तो 50 माइनस 40 10 न्यूटन। अब इससे क्या होता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ बैलेंस है, तो इस फोर्स की वजह से क्या होगा, ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज करेगा, चेंज इट्स स्टेट इन द डायरेक्शन ऑफ अनबैलेंस फोर्स। अब ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जिस डायरेक्शन में अनबैलेंस फोर्स है उस डायरेक्शन में अपनी स्टेट को चेंज कर देगा, ठीक है। तो अनबैलेंस फोर्स किधर है, इधर लेफ्ट टू राइट है ना, राइट डायरेक्शन में, तो राइट डायरेक्शन में चेंज होगी इसमें, क्योंकि इसके पास 10 जो न्यूटन है वो इसमें से बचा होगा, है ना, तो राइट साइड, तो राइट डायरेक्शन में वो स्टेट चेंज करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे टग ऑफ वार वही वाला पीछे वाला, अगर इस वाली टीम ने यहाँ पे देखो क्या करा, यहाँ इनके पास ज्यादा फोर्स है, मान लो इसने 100 न्यूटन लगाया और इनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या था, ये जो खींच रहे थे इनका 80 न्यूटन था, तो इसके पास 20 न्यूटन ज्यादा है, तो इस वजह से इन्होंने क्या करा, इनको अनबैलेंस करके उधर लेके चले गए, है ना, उनको खींच के इधर लेके चले गए। सेम ये गाड़ी का एग्जांपल ले सकते हैं हम, जब गाड़ी रुक जाती है तो धक्का मारा जाता है पीछे से, अब 1% पीछे से धक्का मारेगा तो क्या होगा, ठीक है। इनिशियली मान लेते हैं कि ये ऐसे है, सिर्फ पहले फोर्स लग रही थी 10 न्यूटन, ठीक है, तो एफ तो यहाँ पे 10 था, अब 10 न्यूटन से जो मोशन था इसका वो स्लो था, है ना, ज्यादा तेजी से मूव नहीं कर रही थी। फिर एक और पर्सन की हेल्प ली हमने, तो ये 10 न्यूटन तो पहले लगा रहा था, इसने मान लो 8 न्यूटन भी अप्लाई कर दिया, तो एफ कितना आ गया, 10 प्लस एफ आ गया अपने पास 10 प्लस 8, तो ये आ गया 18 न्यूटन, है ना। तो यहाँ पे जो अनबैलेंस फोर्स वो क्या हुई है, 0 नहीं है, उल्टा इंक्रीज हो गई है ना, 0 नहीं, अनबैलेंस फोर्स क्या हो गया यहाँ पे, इंक्रीज। तो अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है, सम 0 नहीं होता, 0 नहीं होता, इसीलिए वो स्टेट को चेंज कर पाता है। तो यहाँ पे फोर्स इंक्रीज होगी तो वो जिस डायरेक्शन में अनबैलेंस फोर्स होगी, जो भी मैंने बताया, उस डायरेक्शन में क्या करेगा, अपनी स्टेट
वो चेंज कर देगा। स्टेट मतलब जैसे ये पहले रुक गई थी गाड़ी तो रेस्ट पे थी, अब जैसे इन्होंने पीछे से धक्का लगाना स्टार्ट किया तो ये मोशन में आ गई है। क्लियर? चलो एग्जाम्पल, तो अपना एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6.1 कह रहा है 2 फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन ब्लॉक lying on the table is as shown in figure. What is the magnitude and direction of the net force acting on the block? तो तीन केसेस दे रखे हैं, तीनों केसेस में हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालना है नेट फोर्स का। तो केस फर्स्ट ए लेते हैं एफ नेट, ठीक है। तो ध्यान से देखिए 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में है, 6 न्यूटन भी सेम डायरेक्शन है, तो आंसर आ गया अपने पास 16 न्यूटन, दोनों ऐड हो जाएंगे। अब इसकी डायरेक्शन किधर है, तो ये हो जाएगी अपनी राइट साइड, है ना। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन की बात करें तो ये हो गया राइट साइड। वहीं अगर बी, ऑप्शन नंबर बी देखें तो इसका एफ नेट देखते हैं। देखो राइट साइड में है 10 न्यूटन और लेफ्ट साइड में है 6 न्यूटन, तो आंसर आ गया अपने पास 10 - 6 4 न्यूटन। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है ना। तो देखिए 6 न्यूटन इस तरफ है, 10 न्यूटन इस तरफ है, तो इसके पास 4 न्यूटन इसके पास एक्स्ट्रा बचा है, तो इसमें भी जो डायरेक्शन कितनी कहाँ होगी, राइट साइड में। क्लियर? अब तीसरा केस लेते हैं सी, इसमें 10 न्यूटन इस तरफ है और 6 न्यूटन इस तरफ, आंसर आ रहा है 4 न्यूटन, बट डायरेक्शन किधर होगी इसकी, 4 न्यूटन इसके पास एक्स्ट्रा है तो लेफ्ट साइड। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था अपना, बेसिकली अनबैलेंस फोर्स पे डिपेंड। नेक्स्ट यह है पोज एंड पॉइंटर का क्वेश्चन, ठीक है, पेज नंबर 97, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अ वेट लिफ्टर लिफ्ट्स अ बारबल, लिस्ट 2 forces that are acting on the barbell. Are these forces balanced if the weightlifter keeps the barbell steady? चलो क्या कह रहा है, ये एक वेट लिफ्टर है, इसने ये बारबल उठा रही है, बारबल मतलब ये रोड और ये जो डंबल का सॉरी ये जो प्लेट्स लगे इसको बारबल कहते हैं, ठीक है। इसने इसको लिफ्ट किया है, तो इसमें 2 फोर्सेस हमें बतानी है, तो 2 फोर्स लग रही है, एक तो इस डायरेक्शन में लग रही है अपने पास, ठीक है, और एक इस डायरेक्शन में लग रही है। इस डायरेक्शन में तो अपने पास लग रही है अप्लाइड फोर्स, है ना, जिसकी हेल्प से क्या कर रहा है, लिफ्ट कर रहा है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पे लग रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स। तो 2 फोर्स बताने थे, हो गया। कह रहा है कि आर दिस फोर्स बैलेंस इफ द वेट लिफ्टर कीप्स द बारबल स्टडी, तो यस, अगर इसको ऐसे ही रखना, स्टडी मतलब ये इसी पोजीशन पे खड़ा रखना है, इसको ऐसे ही, कैसे हिलना नहीं चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, तो क्या ये दोनों फोर्सेस बैलेंस होंगी, तो यस, क्योंकि बैलेंस में क्या होता है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज 0, तो इनको बैलेंस ही होना पड़ेगा फोर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 2 players R and S are participating in an arm wrestling match. At the instant when the arm tilt to the front direction out of the face towards you, are the force exerted by the players balance? If not, which players exert the large force? 2 प्लेयर्स हैं, आर्म रेसलिंग कर रहे हैं, यानी पंजा लड़ा रहे हैं, ठीक है, प्लेयर आर और प्लेयर एस। कह रहा है किसी टाइम पे जो आर्म है ये बाहर की तरफ ऐसे आ रहा है, यानी नीचे ऐसे बाहर की तरफ गिर रहा है, हमारी तरफ लिख रखा है ना, और व्हेन द आर्म टिल्ट टू द फ्रंट डायरेक्शन, ठीक है, आउट ऑफ द पेज, तो आर द फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेयर बैलेंस। कहता है कि ये फोर्स जो है बैलेंस होगी, तो नो, बैलेंस तो है नहीं, क्योंकि बैलेंस होती है तो ये अपनी स्टेट पे रहता है। क्लियर? तो ये बैलेंस नहीं है, तो किस, फिर कह रहा है इफ नॉट विच प्लेयर एक्सर्ट द लार्ज, किसने लार्ज फोर्स लगाया होगा, किसने धक्का मारा होगा बाहर की तरफ, कौन गिरा होगा, आर, तो एस एक्सर्टेड लार्जर फोर्स, तो एस ने लार्जर फोर्स लगाया होगा, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट टॉपिक अपना फ्रिक्शन, ठीक है। अब फ्रिक्शन होता है क्या, बेसिकली फ्रिक्शन होती है, ये भी एक टाइप की फोर्स ही है, बट ये फोर्स कब होती है, ये फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है अप्लाइड फोर्स के, मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, यानी ऑब्जेक्ट पर सरफेस की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है, उस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करती है, उस सरफेस कंडीशन पर, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर सरफेस कंडीशन।
तो फोर्स दैट अपोजेस द मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। अब फ्रिक्शन जो होती है बेसिकली इसका काम होता है क्या करना, मोशन को अपोज करना। ठीक है, ठीक है, मोशन का क्या करना, अपोज करना। देखो जैसे यहाँ पे हमने अप्लाइड फोर्स इधर लगाई तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देखो ये इधर लग गई है, ये लग गई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, सरफेस की वजह से, ये सरफेस कंडीशन है तो इसकी वजह से यहाँ लगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, बाकी एक फोर्स ये लग रही है नॉर्मल फोर्स और ये ग्रेविटेशनल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स तो हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स, उसको हम आगे पढ़ेंगे, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो डाउनवर्ड। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो एफ नेट होता है उसमें कुछ चेंज आता है। चेंज कितना आएगा कि जो अप्लाइड फोर्स हमने लगाई उसमें से माइनस करेंगे हम फ्रिक्शन फोर्स, तो एफ नेट क्या हो जाएगा, कुछ फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के कंपैरिजन में कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या करा, अपोज किया यहाँ पे, है ना। फॉर एग्जांपल अगर अप्लाइड फोर्स 100 न्यूटन है और फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे सिर्फ 20 न्यूटन भी लग रही है, तो अप्लाइड फोर्स के रिस्पेक्ट में देखिए एफ नेट जो हो गया वो कम हो गया, तो अपोज करती है। और जैसे कि मैंने अभी बताया तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो डिपेंड करती है सरफेस कंडीशन पे। जैसे कि ये स्मूथ सरफेस है, अगर मैं इस पे ऐसे हाथ घुमा रहा हूँ तो मेरा हाथ देखें यहाँ से छिल नहीं रहा है, लेकिन इसी हाथ को अगर हम सड़क पे हल्का सा सिर्फ ऐसे भी करेंगे तो यहाँ से छिल जाएगा। उसके लिए आप बेसिक से वो ले सकते हो, थर्माकोल ले सकते हैं। एक बार आपने अपने घर में या कहीं भी जहाँ पे स्मूथ सरफेस है, जो आपका फर्श होता है टाइल या कहीं पत्थर लगे उस पर आप घिसेंगे थर्माकोल तो देखेंगे थर्माकोल घिसेगा नहीं। वहीं अगर आप सड़क पे एक राउंड भी ऐसे मारेंगे, सिर्फ एक बार ऐसे फोर्स लगाएंगे, तो फिर काफी ज्यादा थर्माकोल जो है वो घिस जाता है। वो क्यों घिस रहा है, क्योंकि उस पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, और जो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है वही है फ्रिक्शन। उसका काम है मोशन को अपोज करना। तो किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सरफेस पे, और दूसरा डिपेंड करती है कि कितना हार्डली हमने उसको सरफेस के साथ प्रेस किया, यानी कितना फोर्स लगा रहे हैं। अगर उसी थर्माकोल को रोड पे बिल्कुल हल्का सा टच करेंगे तो नहीं होगा, फिर उस पर डिपेंड करेगा हम कितना हार्डली इसको रगड़ रहे हैं, है ना। जितना तेजी से उसको रगड़ेंगे उतना ज्यादा थर्माकोल घिस जाएगा हमारा। ठीक है, तो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, नेचर और हार्ड। हार्ड प्रेस का मतलब हो गया यहाँ पे एक तरह से वेट, है ना, क्योंकि वेट जो होता है वो होता है mg यानी मास पर, राइट। चलो अब आता है नॉर्मल रिएक्शन, जिससे मैंने पीछे बात करी नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल फोर्स क्या होती है कि एक ऑब्जेक्ट है, हमने इसको रखा, मान लो एक टेबल है, टेबल पे बुक ही रख दी हमने, कुछ नहीं है, तो ये तो पता है कि इसके जो मास की वजह से नीचे की तरफ फोर्स लग रही है वो लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब होता क्या है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स तो इसको नीचे ले जाना, नीचे लेके चले जाना चाहिए इसको, तो क्योंकि इसका तो क्या है, नेचर क्या है, इसको नीचे की तरफ खींचना। तो ये बुक जो है वो नीचे की तरफ क्यों नहीं जाती, उस टेबल से नीचे की तरफ क्यों नहीं गिरती, क्योंकि टेबल नहीं रोका हुआ है। तो टेबल नहीं रोका हुआ तो मतलब क्या है कि ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाई हुई है उसने, उस फोर्स को हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स। ठीक है, जिसकी वजह से वो उस टेबल को तोड़ के नीचे की तरफ नहीं जा रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली क्या होती है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स जो सरफेस लगाता है ऑब्जेक्ट पर, जिसकी वजह से वो उस सरफेस पे रेस्ट करता है, रखा रहता है। ठीक है, अब इसका एक सिंपल सा है कि ये सरफेस के साथ हमेशा एंगल बनाएगा 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री पे लगता है, इसलिए इसको नॉर्मल कहते हैं। और ऑब्जेक्ट को प्रिवेंट करता है ये सरफेस से पास होने में, जो भी अभी मैंने बताया, यानी सरफेस को क्रॉस करके नहीं जाता है नीचे की तरफ, जाने से रोकता है। अब आता है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में बेसिकली मेन जो टाइप्स होते हैं हमारे वो तीन होते हैं, स्टैटिक, काइनेटिक और एक और होता है अपने पास फ्लूइडिक। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन नाम से पता चल रहा है, स्टैटिक मतलब रुका हुआ। कौन रुका हुआ, ऑब्जेक्ट रुका हुआ। तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तब लगती है दो ऑब्जेक्ट से, मतलब ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में, जब ऑब्जेक्ट ऐसा हो कि ऑब्जेक्ट के बीच में कोई मोशन नहीं है, यानी सरफेस और ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं कर रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, तो अब माइंड में ये आएगा जब ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा तो ये फ्रिक्शन कैसे हुआ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे पत्थर लिया है, अब पत्थर को हम उठाते हैं, छोटे पत्थर को हम बहुत इजीली उठा लेते हैं, क्यों, क्योंकि उसका मास ज्यादा है, मास कम है, मास कम है तो उस पे जो वेट है mg यानी ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम लग रही है ना। अब भारी ऑब्जेक्ट है, मास ज्यादा है, मास ज्यादा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा, उठाने के लिए फोर्स ज्यादा लगानी पड़ रही है। तो अभी पीछे हमने बताया था कि फ्रिक्शन फोर्स दो ही फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक तो सरफेस के नेचर पर, और दूसरा डिपेंड करती है कितना हार्डली उसको हमने प्रेस किया हुआ है। तो मास ज्यादा तो वो ज्यादा क्या होगा, प्रेस ज्यादा तेजी से करेगा सरफेस को, उसको लिफ्ट करने के लिए उतनी ज्यादा फोर्स। तो यही है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोकता है। ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन
क्या होता है, ऑब्जेक्ट इनिशियली जो मूव करने में जो ऑब्जेक्ट को टाइम लगता है या फोर्स लगानी पड़ती है वो इस स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से लगानी पड़ती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे रहता है, रेस्ट पे रहता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब अप्लाई होती है, जो ऑब्जेक्ट किस पे हो, रेस्ट पे, और ये अप्लाइड फोर्स को क्या करता है, अपोज, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया अपने पास काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक मतलब हो गया मोशन। अब ऑब्जेक्ट एक्चुअली क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक्चुअली मूव करेगा, यानी ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में एक्चुअली मोशन होगा। अब इसको ना हम 3 पार्ट्स में बांटेंगे, स्लाइडिंग, रोलिंग और फ्लूइड फ्रिक्शन। यानी मूव करने के भी ना, मोशन के भी कई टाइप्स हो गए, या तो ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा, या गोल गोल घूमेगा, रोल करेगा, या फ्लूइड फ्रिक्शन, तो इसको अलग से पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब आता है हमारा, पहले हम पढ़ लेते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन, फिर हम उस पर आ जाएंगे। ठीक है, चलो, अब फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, फ्लूइड में आती है 2 चीजें, फर्स्ट लिक्विड और सेकंड गैसेस। यानी लिक्विड और गैसेस की वजह से लगने वाले फ्रिक्शन को हमको बोलेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, अब ये कैसे होता है, तो इसका बहुत इजी सा एग्जांपल आपके सामने है, ये रहा पैराशूट। पैराशूट क्या करता है कि पैराशूट से जब कोई कूदता है या ओपन करता है हवा में तो उसको चोट नहीं लगती। तो पैराशूट का काम होता है, देखिए ये मोशन की डायरेक्शन इसकी ये है ना, तो एयर का रेजिस्टेंस इस तरफ होता है, यानी फ्रिक्शन। एयर अपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्ट करता है, जिसकी वजह से जो एक्सीलरेशन है वो नेगेटिव हो जाता है, यानी रिटार्डेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और रिटार्डेशन में कन्वर्ट होने की वजह से धीरे 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 नीचे आते आते उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है और चोट नहीं लगती। यानी फ्लूइड की वजह से लगने होने वाले फ्रिक्शन को कहते हैं फ्लूइडिक फ्रिक्शन। ये तो हो गया एयर का एग्जांपल। पानी के अंदर भी अब मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, तो क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि सामने से पानी क्या करता है, फोर्स लगाता है, तो वो जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है वही हमारा फ्लूइडिक फ्रिक्शन या फ्लूइड फ्रिक्शन। इसीलिए पानी के अंदर चलने वाली सारे जो हमारे एनिमल्स है तो उनकी शेप कुछ ऐसी होती है। ठीक है, हवा में चलने वाली का भी शेप कुछ ऐसी होती है, इस शेप को कहते हैं स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन शेप क्या होती है, आगे से नोकीली और पीछे से ब्रॉड। इसका बेसिकली मेन जो फंक्शन है इस शेप का होता है कि ये फ्रिक्शन को क्या करती है, रिड्यूस करती है, जिससे कि उसमें रहने वाले एनिमल्स या उसमें चलने वाले जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टेशन है वो इजिली मूव कर पाए। ज्यादा फ्रिक्शन लगेगी तो हमारा कंजप्शन ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी और ट्रैवल कम कर पाएंगे। ठीक है, तो एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, चलो अब आते हैं हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी काइनेटिक फ्रिक्शन के टाइप्स। तो 2 टाइप्स की फ्रिक्शन होता है, जैसे कि बताया स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब जो ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा हो एक सरफेस के ऊपर, ठीक है, घसीटते हैं जैसे कि स्लाइडर। अब इस स्लाइडर पे आप बार बार घूमते रहो, मतलब ऐसे ऊपर से स्लिप होते रहो, स्लाइड करोगे ना बार बार, तो कुछ देर बाद देखोगे तो आपकी जो कपड़े होते हैं वो थोड़े थोड़े से घिसने लग जाते हैं। वो घिसने क्यों लगते हैं, जब ऑब्जेक्ट इसके ऊपर मूव कर रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है ना, तो ये अप्लाइड फोर्स देखो इस तरफ है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट रोल कर रहा होता है सरफेस के ऊपर, रोल मतलब जैसे साइकिल, बाइक, गाड़ियां, है ना, सर्कुलर मोशन में हो, इस टाइप से रोल कर रहा हो तो उसे कहते हैं हम रोलिंग फ्रिक्शन। अब सिंपल सी बात एक याद रखना कि हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो ज्यादा होता है रोलिंग फ्रिक्शन से। रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होगा। उसका रीजन बताता हूँ, क्योंकि देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये देखिए एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट काफी ज्यादा है ये रहा, और रोलिंग फ्रिक्शन में अगर देखें तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट सिर्फ इतना सा है, देखो। तो मेन रीजन क्या है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन का ज्यादा होने का, कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेस के साथ ज्यादा होता है, जबकि रोलिंग फ्रिक्शन में एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेस के साथ काफी ज्यादा नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, चलो अब आते हैं हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पे। ठीक है, तो न्यूटन्स के लॉ पे आते हैं। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, न्यूटन के 3 लॉ है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट लॉ पे आते हैं। तो फर्स्ट लॉ कहता है कि मानते हैं ये ऑब्जेक्ट अपने पास, अभी हमने पीछे से पढ़ा था, यहां से हमने लगाया इस पे 100 न्यूटन फोर्स और यहां से भी लगा दिया 100 न्यूटन फोर्स, तो यहाँ पे जो एफ नेट होता है वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 0, है ना, 100 माइनस 100 0। तो ये ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को चेंज करेगा नहीं करेगा, अभी पीछे भी हमने डिस्कस किया। बस यही है फर्स्ट लॉ कि ऑब्जेक्ट क्या है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट
और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट जो है अपने रेस्ट के स्टेट पे रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसी स्टेट में रहेगा। कब तक? स्ट्रेट लाइन, कंडीशन है स्ट्रेट लाइन, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। जब तक वो उसी स्टेट में रहेगा जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, वो भी अनबैलेंस्ड। यानी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पे ही पड़ा रहेगा, उसको मूव कराना है तो हमें बाहर से अनबैलेंस फोर्स लगानी पड़ेगी। ऑब्जेक्ट मोशन में जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो उसी लाइन में मतलब उसी स्ट्रेट लाइन में वो मोशन में रहेगा सेम वेलोसिटी से जब तक हम बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो वो अपनी स्टेट को चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये है अपना न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब एग्जांपल कह रहा है अ पर्सन इज एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन अ मूविंग बॉक्स। ध्यान से देखना, मूविंग बॉक्स in the forward direction which is equal to the force of friction acting between the bottom surface of the box and the floor. Will the box continue moving or will it come to rest after some time? तो इसको जरा डायग्रामेटिकल समझते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे हमने इस डायरेक्शन में लगा दी है अप्लाइड फोर्स। ठीक है, ये लगाई अप्लाइड फोर्स और इसके सरफेस पे यहाँ लग रही है इस पे फ्रिक्शन फोर्स। अब क्या रहा है एफ नेट क्या होगा हमारा, बेसिकली एफ नेट क्या होता है हमारा अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स, राइट। और साथ साथ हमें ये भी बोला हुआ है कि जो अप्लाइड फोर्स है वो इक्वल है फ्रिक्शन फोर्स के, है ना। अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स इक्वल भी है। अब जब दोनों फोर्स अगर इक्वल है तो यहाँ पे एफ नेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अनबैलेंस फोर्स होगी हमारी 0। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अगर एफ नेट 0 है तो दो कंडीशन होती है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा और यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। और ये कैसा है, वो मूव कर रहा है ना, एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो मूविंग ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उस पे नेट फोर्स लग रही है 0, उस पे फोर्स ही नहीं लग रही है। अगर उस पे फोर्स ही नहीं लग रही है तो वो क्या करेगा, कंटिन्यू मूव करता रहेगा यार, सिंपल सी बात है, कंटिन्यू मूविंग, सेम स्पीड सेम डायरेक्शन सेम कंडीशन के साथ वो मूव करता रहेगा, सिंपल सा फंडा है ना। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास, ड्रॉ पोजीशन टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑन विच नो नेट फोर्स इज एक्टिंग। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट पे एफ नेट कितना है 0, नो नेट फोर्स। अगर फोर्स लगी नहीं रही है तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू फिर से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, तो दो कंडीशन आते हैं अपने पास, रेस्ट यूनिफॉर्म मोशन, है ना। अगर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है तो फर्स्ट लॉ कहता है कि रेस्ट पे होगा ऑब्जेक्ट या यूनिफॉर्म मोशन होगा, जिस स्टेट में होगा वो उसी स्टेट में पड़ा रहेगा, सिंपल सा। अगर मैं पोजीशन टाइम बनाऊं रेस्ट का तो ये हो गया पोजीशन टाइम रेस्ट का, यूनिफॉर्म मोशन का पोजीशन टाइम ग्राफ ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन या वेलोसिटी कह सकते हैं इसको, ठीक। वही अगर हम बात करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये होगा वेलोसिटी, यानी ऑब्जेक्ट रेस्ट है तो ये रहा देखो रेस्ट वेलोसिटी टाइम का रेस्ट, और फिर वेलोसिटी टाइम का यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ये है यूनिफॉर्म, क्योंकि देखिए जिस वेलोसिटी पे टाइम बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है इसकी, तो सेम रेट है ना, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब आ गया पोज एंड काउंटर का क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 101। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इज देयर अ नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन इट। कह रहा है कि देखिए क्या कह रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब है u इक्वल्स टू v, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और कांस्टेंट वेलोसिटी कब पॉसिबल है,
जब, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, फिर से फर्स्ट लॉ। अब फर्स्ट लॉ क्या कहता है, वही दो कंडीशन होती है, रेस्ट या कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन, है ना। तो कांस्टेंट वेलोसिटी होता है। फर्स्ट लॉ कहता है कि एफ नेट जब जीरो होगा तो दो कंडीशन आती है अपने पास, रेस्ट और यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी। और कह रहा है कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से हो रहा है क्या, तो क्या इस पे कोई नेट फोर्स लगेगा, तो लगेगा नहीं, नो नेट फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट। तो कोई भी नेट फोर्स ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड नहीं होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सपोज no net force is acting on an object, which of the following situation are possible। फिर से वही कंडीशन, no net force, यानी F net कितनी है, जीरो। तो कौन सी सिचुएशन इसमें से पॉसिबल है? फर्स्ट, ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट इफ एट रेस्ट, तो फर्स्ट पॉसिबल है ना। सेकंड, ऑब्जेक्ट कीप्स मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इफ ऑलरेडी मूविंग, तो सेकंड भी पॉसिबल है फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसी से ही मूव करे। थर्ड, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसको देख लेते हैं। ये कह रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, तो चलो इसको चेक कर लेते हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट अपने पास होता है इक्वल्स टू v माइनस u बाय t। अब कह रहा है कि जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो एफ नेट अगर जीरो है तो यू और वी तो सेम होना चाहिए। सिंपल सी बात है, वो हम पीछे भी दे भी रखा है, मैं प्रूफ भी कर चुका कि एफ नेट अगर जीरो है तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा, तो एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया। जब एक्सेलरेशन जीरो है तो कांस्टेंट कैसे हो गया? एक्सेलरेशन तो हो ही नहीं रहा है पे, ऑब्जेक्ट तो मूव ही नहीं करेगा, है ना। इसके अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो, है ना, एक्सेलरेशन तो होगा नहीं, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, जीरो, तो ये नॉट पॉसिबल, तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं होगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट कह रहा है, इन द रियल वर्ल्ड इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड अ सिचुएशन वेयर नॉन forces are acting on an object, but by applying additional forces a condition can be achieved by there the net force on the object is zero, explain with the help of example। बहुत सारे है इसके। कह रहा है कि रियल लाइफ में ऐसी कंडीशन अचीव करना बहुत डिफिकल्ट है जिसमें कोई भी नेट फोर्स ना हो, है ना, नो फोर्स आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, कोई भी फोर्स नहीं लग रही हो, बट हम अप्लाई अगर एडिशनल फोर्स और ऐड कर दें तो क्या इसको अचीव किया जा सकता है? तो एग्जांपल देके बताइए कि जो नेट फोर्स है इज जीरो, हम उसको जीरो कर पाए। चलो बहुत सारी है, तो देखो, क्या तो ये ले लो, एक ऑब्जेक्ट है, मैंने जैसे 100 न्यूटन फोर्स लगाया और इनिशियली, है ना, तो इस पे फ्रिक्शन हो रहा है मान लो 80 न्यूटन, तो मैंने इस पे और ऐड करा, ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे मान लेते 50 न्यूटन लगाया इनिशियली, और ये 80 न्यूटन फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, मैंने इस पे 30 और ऐड करा, इसने क्या करा, फिर 80 न्यूटन ही लग रहा है, तो इस केस में एफ नेट कितना हो गया, जीरो। या एक और एग्जांपल ले सकते हैं, सरफेस है, ठीक है, उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, 100 न्यूटन, ठीक है, हमने, ठीक है, इसका मास है कुछ, हम इस पे मास बढ़ाते जा रहे हैं, या दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इस पे मास बढ़ाते जा रहे हैं, तो मास पहले क्या था कि नेट फोर्स हमें जीरो करना है ना, तो पहले इस पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था, नीचे ग्रेविटेशन, हमने फोर्स लगाया तो एक कंडीशन आया कि ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन है वो ग्रेविटेशन फोर्स के बराबर हो गया। तो जब दोनों फोर्स बराबर होंगे तो नेट फोर्स कितनी होगी अपने पास, जीरो। तो बहुत सारे एग्जांपल है, वैसे ले सकते हैं कोई भी एग्जांपल्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, न्यूटन्स का सेकंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ कंप्लीट, अब आ गए हम सेकंड लॉ। अब सेकंड लॉ बेसिकली क्या कहता है, according to this law the acceleration produced in an object is directly proportional to the net force acting on it and inversely proportional to its
मास, द एक्सेलरेशन अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। क्या कह रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे हमने फोर्स लगाया F, मास है m, ये इस डायरेक्शन में यानी फोर्स की डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन करेगा। तो ये डिपेंड करता है दो चीजों पे, एक्सेलरेशन एक तो डिपेंड करेगा कि कितना हम फोर्स लगा रहे हैं, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा एक्सेलरेशन। दूसरा कहता है जितना ज्यादा मास उतना कम एक्सेलरेशन, यानी मास बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन कम होगा, क्यों? क्योंकि फोर्स ज्यादा लगानी पड़ती है ना। भारी ऑब्जेक्ट है वो, उसको धक्का देंगे तो उस रेट से वो मूव नहीं करता जितना कि एक लाइट ऑब्जेक्ट होता है। अब इन दोनों को जब अरेंज करेंगे तो ये क्या आएगा, F by m, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो यहाँ कांस्टेंट आएगा K F by m, K इक्वल्स टू हो गया 1 यूनिट, तो A इक्वल्स टू आ गया अपने पास F अपॉन में m, तो F की वैल्यू आ गई m में, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से आ गया हमारे पास एक कॉन्सेप्ट किसका, फोर्स का। पहले हमने पढ़ा था कि फोर्स, हमने वहां पे फोर्स की क्वालिटी पढ़ी थी, है ना, फर्स्ट लॉ में फोर्स की क्वालिटी पढ़ी है, और यहाँ हम फोर्स की इसकी हेल्प से क्वांटिटी पढ़ रहे हैं कि कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। वहां हम फोर्स ये नहीं पता चल रहा था कितना अप्लाई हो, फोर्स क्या क्या कर सकता है। अब यहाँ पे ये है कि कितना फोर्स हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा सेकंड लॉ बेसिकली। अब मास ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, है ना, फोर्स ज्यादा तो एक्सेलरेशन ज्यादा, उसी हिसाब से हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। यानी मास बढ़ेगा तो फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी, और ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो वो एक्सेलरेट ज्यादा करेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपना। चलो अब हमें उस कॉन्सेप्ट से जो भी बनाया उसकी हेल्प से हमें 1 न्यूटन को डिफाइन करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऐसा यूनिट जो होती है फोर्स की, न्यूटन होती है। अब 1 न्यूटन से कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए जब भी किसी भी यूनिट को उसकी 1 यूनिट से डिफाइन करना हो तो सबसे पहले लिखेंगे उसका फॉर्मूला, जैसे कि ये। फिर उस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, जितनी भी क्वांटिटी है सबको उनकी 1 यूनिट से लेंगे। जैसे मास है तो मास हमने ले लिया 1 kg, एक्सेलरेशन ले लिया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बन गई फोर्स 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन इज द अमाउंट ऑफ फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ 1 kg इन इट्स ऑन वेट। तो 1 न्यूटन फोर्स का मतलब क्या होगा, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना हो 1 kg, और उसको अगर हम मूव कराते हैं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से, ठीक है, कहाँ पे, अप्लाई डायरेक्शन मतलब फोर्स की डायरेक्शन में, तो उस ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स अप्लाई हुई है, तो उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स जो अप्लाई हुई है वो होगी हमारी 1 न्यूटन। क्लियर। चलो अब हमें इन फोर्स को पढ़ना है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मतलब देखिए, ये अपने पास पता है ये तो अर्थ है, अब यहाँ रखा है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऐसे हमने पकड़ रखा है इस ऑब्जेक्ट को। इनिशियली ये किस पे होगा, रेस्ट पे। अब इसको जैसे ही छोड़ेंगे तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक वेलोसिटी होगी इसकी, इस पॉइंट पे अलग वेलोसिटी होगी और इस पॉइंट पे अलग वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है v3 इज ग्रेटर देन v2 इज ग्रेटर देन, ठीक है। तो सरफेस पे जिस वेलोसिटी से टकराता है वो वेलोसिटी ज्यादा होती है। जब भी आपने देखा होगा किसी ऑब्जेक्ट को ज्यादा हाइट से फेंकते हैं तो नीचे आते आते वो बहुत ज्यादा वेलोसिटी अचीव कर लेता है। अब वेलोसिटी अचीव कर रहा है यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, और चेंज हो रही है, और चेंज इन वेलोसिटी क्या कहलाता है हमारा, एक्सीलरेशन। तो वो जो एक्सीलरेशन है वो रिप्लेस हो जाएगा g की जगह। g क्या होता है यहाँ पे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी वो एक्सीलरेशन जो ग्रेविटी की वजह से आया है यहाँ, और उस एक्सीलरेशन की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ के सेंटर की तरफ, अगर उससे ऊपर की तरफ लेंगे तो हम नेगेटिव साइन लेंगे, ठीक है। कभी कभी हम इसको राउंड ऑफ करके 10 भी ले लेते हैं अगर गिवन डेटा हमें दे रखा है 10। ठीक, चलो अब हमारे न्यूटन सेकंड लॉ के कुछ एप्लीकेशंस, ठीक है। अब बेसिकली एप्लीकेशंस न्यूटन सेकंड लॉ के किस पे डिपेंड करते हैं वो देखते हैं। देखें अभी हमने कॉन्सेप्ट बनाया F इक्वल्स टू ma और A इक्वल्स टू होता है अपने पास v माइनस यू बाई टी। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से t और a में जो इनवर्सली का रेशियो आता है यहाँ पे,
कि टाइम बढ़ रहा है, इससे क्या पता चल रहा है कि टाइम बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन कम होगा, एक्सेलरेशन कम होगा तो फोर्स भी कम। यानी सिंपल सा है कि अगर हम टाइम को क्या करते हैं इंक्रीज, तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है डिक्रीज, और एक्सेलरेशन डिक्रीज होने की वजह से फोर्स भी क्या हो रहा है डिक्रीज। सिंपल सा, यानी टाइम बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा सॉरी टाइम बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन कम होगा, एक्सेलरेशन कम होगा तो फोर्स भी कम होगा। तो बस इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है हमारा सेकंड लॉ के सारे एप्लीकेशन। तो अब आता है कि कैचिंग अ क्रिकेट बॉल। तो आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई बॉल कैच करता है तो अपने हाथों को वैसे नीचे की तरफ खींच कर लेके आता है। तो मेन रीजन क्या होता है, बॉल को यहाँ पकड़ना और यहाँ पकड़ने में क्या डिफरेंस है, यहाँ और यहाँ के बीच में कुछ ना कुछ टाइम इंटरवल यहाँ पे इंक्रीज हुआ है ना, 1 सेकंड के अराउंड भी अगर टाइम इंटरवल इंक्रीज हुआ है तो क्या होगा, जैसे ही टाइम बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कम होता है, एक्सेलरेशन कम होने की वजह से फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, और डिक्रीज होने की वजह से हाथ पे चोट कम लगती है। ठीक है, नेक्स्ट सेम हाई जंप। हाई जंप जब करता है एथलीट तो नीचे ये कुशन बैड लगाए होते हैं, ठीक है, ये सैंड भी हो सकता है इसकी जगह। कुशन बैड का मेन रीजन क्या होता है लगाने का, कि कुशन बैड जो होते हैं वो नीचे की तरफ कंप्रेस होते हैं। तो जब ये कंप्रेस होते हैं, जब इसके ऊपर ये लैंड होता है एथलीट तो कंप्रेस होता है, तो टाइम इंटरवल क्या होता है बढ़ जाता है। टाइम इंटरवल बढ़ने की वजह से एक्सेलरेशन कम होता है और जिसकी वजह से फोर्स कम लगती है एथलीट पे और चोट उसको कम आती है। तो हर किसी में एक ही फैक्टर अपना, टाइम इंटरवल बढ़ाएंगे और एक्सेलरेशन कम करेंगे। सेम काम अपना सीट बेल्ट का है। इस सीट बेल्ट में भी क्या होता है, देखिए टाइम इंटरवल बढ़ जाता है ड्यूरिंग कोलिजन या एक्सीडेंट, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन कम होगा और फोर्स भी कम होगी, और ये जो भी ड्राइवर या पैसेंजर है उसको चोट कम आती है या फिर वो चोट नहीं भी आती। नेक्स्ट ये स्प्रिंग्स, इसको कहते हैं शॉकर। शॉकर का काम भी वही होता है, शॉक एब्जॉर्ब करना। कैसे एब्जॉर्ब करता है, जब इस पे ये उबड़ खाबड़ रोड पे जब चलता है यानी अनइवन रोड पे जब चलता है तो ये ऐसे कंप्रेस होता है। जब ये कंप्रेस होता है ऐसे तो टाइम इंटरवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन कम और फोर्स भी कम, और इसी वजह से जो चलाने वाला होता है या उसके पीछे बैठने वाला होता है उसके बैक पे या उसकी बॉडी में चोट नहीं आती। चलो एग्जांपल 6.4 बोल रहा, अ वेट लिफ्टर is holding a barbell with a mass of 10 kg fixed on each side of the bar. The mass of the bar itself is 10 kg. How much force is applied to keep the barbell steady? ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो एक वेट लिफ्टर ने एक बारबल ले रखा है जिसमें बारबल का मास है, ये है बारबल, इसका मास मान लीजिए M1 मान लेते, इसका मास है 10 kg। ठीक है, और बार के साइड में मास लगे हुए 10 kg, ये भी 10 kg और ये भी 10 kg है ना, ये भी 10 kg वो भी 10 kg, कितनी फोर्स लग रही है, तो पहले हम मास निकाल लेते हैं टोटल। तो मास आ गया 10 प्लस 10 प्लस 10, तो ये आ गया 30 kg। अभी जब हमने पीछे करा था, जब इस पे अगर ऊपर लिफ्ट कर रहा है तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में सेकंड लॉ जो होता है वो mv की जगह हो जाता है mg। m है 30, g की वैल्यू होती है 9.8, पॉइंट हटाएंगे ये गया, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 8 जा 24, 2 27 28 294 न्यूटन। तो फोर्स आ गई इस पे, तो पूछा था कि कितना फोर्स इसको लगाना पड़ेगा, तो 294 न्यूटन फोर्स इसको अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a student is trying to push a stationary block of 25 kg on a horizontal floor. The maximum force of friction opposing this motion is 50 newton. Determine displacement of the block in 2 seconds if Rahul pushes with a constant force of 50 newton and 55 newton in the forward direction। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो है 25 kg, राइट। इस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स है 15 न्यूटन, ये है अपने पास अप्लाइड फोर्स, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं स्मॉल है, फ्रिक्शन फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स। अब फर्स्ट केस क्या कह रहा है कि जो अप्लाइड फोर्स है वो 15 न्यूटन है, तब हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, टाइम हमें दे रखा है, एक्सीलरेशन चाहिए अपने को, ठीक है। तो पहले हम इस पे अप्लाइड फोर्स तो निकाल लें। इस पे एफ नेट कितना आ रहा है, तो अगर एफ नेट निकालें तो ये आ रहा है एफ माइनस एफ, ये है 50, फ्रिक्शन फोर्स भी है 50, फोर्स कितनी लग रही है 0,
जब एफ नेट अगर 0 है तो एक्सेलरेशन कितना हुआ, 0। एक्सेलरेशन 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी 0। डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, तो एक्सेलरेशन ही नहीं है, फोर्स ही नहीं है। सेकंड पार्ट में क्या करा है कि अप्लाइड फोर्स को कर दिया है 55 न्यूटन। तो पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं एफ नेट, ये हो गया एफ माइनस स्मॉल एफ 55 माइनस 50, राइट। तो एफ नेट आ गया अपने पास 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन का अप्लाइड नेट फोर्स आ गया, यानी यहाँ पे फोर्स लग रही है। अब फोर्स लग रही है तो एक्सेलरेशन भी होगा, क्योंकि एफ इक्वल टू क्या है, एम ए, ठीक है। तो ए इक्वल टू हो गया ये एफ नेट, तो एफ नेट अपॉन में एम। एफ नेट अपने पास आया 5, एम अपने पास आया 25, तो ये आ गया 1/5, राइट। 1/5 क्लियर। अब डिस्टेंस निकालना है अपने को, डिस्प्लेसमेंट यूटी प्लस हाफ pt स्क्वायर। अब ऑब्जेक्ट इनिशियली किस पे, स्टेशनरी, तो u कितना हो गया 0। चलो वैल्यू पुट करते हैं, 0 इंटू 2 सेकेंड, टाइम दे रखा 2 सेकेंड, 1/2 इंटू 1/5 इंटू 2 इंटू 2 का स्क्वायर कर दिया, ये इससे गया तो 2 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 0.4 मीटर। डिस्प्लेसमेंट आ गया 0.4 मीटर का। क्लियर, चलो नोट करो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, ठीक है, बोल रहा है एग्जांपल है अपने पास 6.6, अ स्पोर्ट्स कार ऑफ मास 1500 kg इज मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट एंड इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज शोन इन द फिगर दिस, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द कार ड्यूरिंग फर्स्ट पॉइंट 0 सेकंड टू 5 सेकंड, 5 सेकंड टू 10 सेकंड, 10 सेकंड टू 15 सेकंड। तो एक ग्राफ दे रखा है जिसमें एक स्पोर्ट कार है जिसका मास अपने को गिवन है। मास कितना अपने पास 1500 kg, ठीक है। तो स्पोर्ट कार का मास दे रखा है 1500 kg, जो मूव कर रही है ईस्ट की तरफ, और उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ गिवन है। हमें फोर्स निकालनी है 3 सिचुएशन में, टाइम 0 से 5 सेकंड। तो फर्स्ट पार्ट है t कितना है 0 टू 15 सेकंड, तो 0 टू 15 सेकंड, ध्यान से देखिए, ये रहा 0 और 15 सेकंड यहां तक, और पहला क्या है 0 टू 5 है, सॉरी 0 टू 5 सेकंड, 0 टू 5, 0 से 5, ये रहा 5 सेकंड, ठीक है, ये रहा 5 सेकंड, ठीक है। अब 0 सेकंड पे अगर इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे देखें तो वो है अपने पास 0, 5 सेकंड में फाइनल वेलोसिटी देखें तो वो है अपने पास 10 मीटर पर सेकंड। फोर्स निकालनी है तो F इक्वल टू होता है m में, और m होता है v माइनस u बाय t, ठीक है। अगर टाइम की बात करें तो 5 माइनस 0, तो ये आ गया 5, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ, m 1500, v अपने पास है 10 माइनस 0, टाइम आ गया 5, डिवाइड करेंगे 300, तो ये आ गया 3000 न्यूटन। तो फोर्स आ गया अपने पास यहाँ पे 3000 न्यूटन, ठीक है। चलो क्लियर यहाँ तक। सेकंड पार्ट कह रहा है 5 सेकंड से 10 सेकंड, 5 सेकंड से 10 सेकंड, तो 5 सेकंड से 10 सेकंड, 5 सेकंड पे अगर देखें सेकंड पार्ट, इनिशियल वेलोसिटी है 10, फाइनल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड दोनों की, ठीक है, दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो इस केस में एक्सेलरेशन कितना होगा, बेसिकली a इक्वल्स टू v माइनस u बाय t, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 10 माइनस 10 बाय, टाइम आ गया 10 माइनस 5 5, तो ये आ गया 0। एक्सेलरेशन 0 तो फोर्स भी क्या हो गया ma से 0, ठीक है। अब तीसरा केस कह रहा है 10 सेकंड से 15 सेकंड, तो 10 के सेकंड ये रहा और 15 सेकंड ये रहा। 10 सेकंड पे इनिशियल वेलोसिटी है इसकी 10 मीटर पर सेकंड, 15 सेकंड तक आता है, फाइनल वेलोसिटी हो जा रही है इसकी 0, टाइम आ गया उसके पास 15 माइनस 10, तो ये आ गया 5 सेकंड, राइट। 15 माइनस 10, फोर्स निकालते हैं वही m v माइनस u बाय t, m है अपने पास 1500, v है 0, u है अपने पास 10, टाइम है 5, फिर से वही सेम
ये आ गया माइनस का 3000 न्यूटन। माइनस मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि मोशन भी देखिए रिटार्ड हो रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। अब आ गया पोज एंड पॉन्डर क्वेश्चन, और पेज नंबर है 106। क्वेश्चन है अ टॉय कार of mass 100 gram is moving with a constant velocity of 0.5 meter per second. What is the net force acting on the toy car? एक टॉय कार है, ठीक है, सिंपल सा, उसका जो मास है वो है 100 ग्राम। चलो, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी u और v जो है वो इक्वल है, वो है 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो फोर्स कितनी होगी, पहले हम एक्सीलरेशन अगर कैलकुलेट करें तो v माइनस यू बाई टी, टाइम इसमें दे नहीं रखा, नहीं भी दे रखा तो तब भी क्या होती है फोर्स, यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या हो जाती है 0, क्योंकि v है 0.5, u है 0.5, दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है 0। और सेकंड लॉ कहता है ma, जब एक्सीलरेशन ही 0 है तो फोर्स भी क्या होगी, तो कितनी फोर्स लगेगी इस पे 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है टू चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट मासेस आर सिटिंग ऑन आइडेंटिकल स्विंग्स टू इम्पार्ट आइडेंटिकल इनिशियल एक्सीलरेशन, फॉर विच चाइल्ड वुड यू रिक्वायर टू अप्लाई अ लार्जर फोर्स, एक्सप्लेन व्हाई। दो बच्चे हैं, ठीक है, समझते हैं, ये दो स्विंग्स बना रहा हूं मैं यहाँ पे, स्विंग्स मतलब ऐसा ही झूला है, वो झूलने वाला, ठीक है। इस पे एक जो पहला एक बच्चा यहाँ बैठा है ना, टू चिल्ड्रन है, इसका मास हम मान लेते हैं कैपिटल M और इसका मास मान लेते हैं स्मॉल m। कंडीशन ये है कि दोनों का मास डिफरेंट है तो कैपिटल M स्मॉल m से ज्यादा है ना, यही बोल रहा है, दोनों का मास क्या है, डिफरेंट। दोनों में आइडेंटिकल इनिशियल एक्सीलरेशन है, यानी दोनों का जो एक्सीलरेशन है वो सेम है, आइडेंटिकल। तो किस पे लार्जर फोर्स अप्लाई होगी, तो सिंपल से देखिए फोर्स इक्वल टू होता है, इसके अकॉर्डिंग होगा ma, ठीक है, इसको F1 मान लेते हैं, इस वाले के लिए मान लेते हैं F2 इक्वल टू ma। अब यहाँ से पता चल रहा है कि मास ज्यादा है और फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के, है ना, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब जिसका मास ज्यादा उस पर फोर्स ज्यादा लगेगी, इसका मास ज्यादा है तो इस पे फोर्स ज्यादा लगेगी, यानी F1 जो है वो ग्रेटर देन होगा F2। तो यहाँ पे बोल रहा है कि किस पे विच चाइल्ड वुड यू रिक्वायर टू अप्लाई अ लार्जर फोर्स, तो चाइल्ड ऑफ लार्ज मास, तो जिस बच्चे का मास ज्यादा होगा उस पे हमें फोर्स ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, हाउ आर ग्लास आइटम पैक्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन यूजिंग बबल रैप और हे प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैमेज। ये सबने देखा है, इसे कहते हैं बबल रैप। क्या कह रहा है कि जब ग्लास आइटम्स को, शीशे के आइटम्स को जब हम रैप करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो उसको ऐसे रैप किया जाता है, थर्मोकोल से रैप किया जाता है, हे मतलब होता है भूसे में रैप किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो इसका मेन काम क्या होता है, ये टाइम इंटरवल को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है ना। जब कॉलिजन होती है या ट्रांसपोर्टेशन पे आपस में जब टकराएंगे, टकराने से क्या होता है, टकराने से पहले ये टकराने से रोकने के लिए क्या करता है, टाइम इंटरवल को इंक्रीज करता है, जिससे कि एक्सीलरेशन डिक्रीज हो जाता है और फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सीलरेशन के, तो फोर्स भी क्या हो जाता है, यहाँ पे फोर्स भी डिक्रीज हो जाता है और इसमें जो वियर एंड टियर होगा यानी टूट फूट होगी वो बहुत कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो सेकंड लॉ भी कंप्लीट, अब आगे हम न्यूटन थर्ड लॉ पर। तो बेसिक न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, तो कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इट मींस हर एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। कि मींस क्या है, इसका समझाता हूँ, ठीक है, इंटरेस्टिंग सा बता रहा हूँ। आप चलते चलते रोड पे किसी को थप्पड़ मार दीजिए तो क्या होगा, वहां से सामने वाला भी आपको एक मारेगा या एक से ज्यादा भी मार सकता है, ठीक है, लेकिन ये ट्राई नहीं करना है। तो देखिए इसका एग्जांपल, बहुत बेसिक सा एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया है। दो स्प्रिंग बैलेंस को हमने क्या करा, उनको हुक से फंसा दिया और उसको एक तरह से दीवार पे हमने इसको हुक कर दिया ना, फिक्स कर दिया। एक तरफ से हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब इस तरफ पहली फोर्स लगी इस डायरेक्शन में,
और देखिए जब डायरेक्शन में इसमें फोर्स लगी, इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 2 3 4 5 6 7, तो इस पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ 7 यूनिट का। तो देखिए यहाँ से भी जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इस डायरेक्शन में वो भी कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7। बहुत बेसिक्स है, ठीक है। तो जितना फोर्स उसने लगाया उतना ही फोर्स इसने लगाया, यानी उसने जितना फोर्स लगाया उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम अमाउंट में, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरे ऑब्जेक्ट ने भी लगाया। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट अगर टकराते हैं एक दूसरे से, ये ठीक है, तो इसका मास अगर m1 है, इसका मास m2 है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट 1 है और ये ऑब्जेक्ट 2 है, 1 2 ले लेते हैं, मास से हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, तो इस पे फोर्स लगेगी और एक फोर्स इस पे लगेगी, है ना। जब सर टकराता है हमारा किसी से तो दोनों को दर्द होता है, तो इस पे जो फोर्स लगी वो है F12 और इस पे जो फोर्स लगी वो है F21। तो इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 1 ड्यू टू ऑब्जेक्ट 2, और F21 क्या है, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 2 ड्यू टू ऑब्जेक्ट 1, ठीक है। अब ये थर्ड लो क्या कहता है कि एक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन होगा, तो F12 इक्वल्स टू F21, ये तो होगा इक्वल माइनस, माइनस रिप्रेजेंट करता है ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो माइनस साइन यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अपना, कि डायरेक्शन जो है फोर्स की वो एक दूसरे से ऑपोजिट होगी। चलो अब इसके कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। फर्स्ट हमारा रिकॉइलिंग ऑफ गन, गन का रिकॉइल करना। अब गन का रिकॉइल करने का मतलब क्या होता है, जब बुलेट फायर होती है तो इधर एक्शन होता है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन जब बुलेट फायर होती है तो इसको हम मानते हैं एक्शन। तो फायर जब होती है तो अपने मूवीज में देखा होगा तो गन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, तो इट मींस ये हुआ इधर रिएक्शन, और जिस वेलोसिटी से वो मूव करती है उस वेलोसिटी को कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी, और उस फिनोमेना को हम कहते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन। तो ये क्यों हुआ, ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्लियर। चलो अब आता है मैन एंड बोट, कि जब मान लीजिए किनारे पर है, ये बोट है, ठीक है, ये बोट जो है बिल्कुल किनारे पे आ चुकी है। अब किनारे पे अगर इसकी बोट के ऊपर खड़े होकर अगर ये जंप मारता है, जब भी कोई भी अगर कोई भी इंसान इस पे जंप मारेगा तो क्या होगा, इसने एक्शन फोर्स लगाया आगे की तरफ, तो इसका बैक जो पीछे वाला पैर है वो रिएक्शन फोर्स, यानी बोट रिएक्शन फोर्स लगाएगी पीछे की तरफ, जिसकी वजह से वो क्या होगा, उसको चोट आ सकती है और वो नीचे भी गिर सकता है, ठीक है, चोट भी आ सकती है और वो पानी में वापस भी गिर सकता है। जहां ये कूदना चाह रहा था वहां ये जंप करके उस जगह पे नहीं कूद पाएगा। दूसरा है वॉकिंग। वॉकिंग में क्या होता है कि हम अपने पैर से एक्शन लगाते हैं किस पे, ग्राउंड पर, यानी हम अपने पैर से ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं, बदले में ग्राउंड हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है, और इसी की वजह से, इसी एक्शन और रिएक्शन के कॉम्बिनेशन की वजह से ही हम क्या कर पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, ठीक है। स्विमिंग, अब स्विमिंग में भी यही होता है, जो स्विमर होता है वो अपने हाथ से पानी को बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्शन फोर्स लगाता है, और बदले में वाटर जो है वो रिएक्शन फोर्स लगाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और उसी की वजह से हम क्या करते हैं, आगे की तरफ मूव कर पाते हैं, ठीक है। यही होता है हमारा रॉकेट में, चाहे वो दिवाली वाले रॉकेट हो या ये असली वाला रॉकेट हो, इसके अंदर भी न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है। क्या होता है, जैसे ही इंजन स्टार्ट होता है तो इंजन के अंदर फ्यूल जलता है ना, फ्यूल बर्न होता है तो उससे क्या निकलती है, गैसेस, वो गैसेस ग्राउंड से टकराती हैं, जिससे कि एक एक्शन फोर्स यहाँ पे ग्राउंड पे लगती है, बदले में ग्राउंड जो है एक रिएक्शन फोर्स लगाता है अपवर्ड डायरेक्शन में, जो इसको लिफ्ट करने में यानी फ्लाई ऑफ या टेक ऑफ करने में हेल्प करता है, और उसी की वजह से ही ये जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ उड़ पाता है। क्लियर। पोस्टपोन्ड क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 110, क्या कह रहा है कि व्हाई डज अ फायर पर्सन समटाइम्स स्ट्रगल व्हेन होल्डिंग द पाइप इशूइंग वाटर। तो ये आपने घर पे भी देखा होगा, एक पाइप लीजिए रबड़ वाली, जैसे रबड़ की पाइप लेते हैं हम, उसे टैप में लगाइए, टैप को फुल स्पीड में खोल दीजिए ना उसको पूरा, तो इससे जब बहुत हाई प्रेशर जब पानी आता है तो टैप जो है इसे मूव करती है, ठीक है। अब वो मूव क्यों करती है, तो सेम देखिए, अब ये जब पानी है, कह रहे हैं इसको होल्ड करने में प्रॉब्लम क्यों होती है, तो ये मान लीजिए अपने पास ये पाइप है ना, अब पानी निकल रहा है पाइप से ऐसे इस डायरेक्शन में,
तो इस डायरेक्शन में हो रहा है एक्शन, है ना। तो ये जिस प्रेशर से वाटर जो है इजेक्ट हो रहा है, ये एक एक्शन फोर्स लगाता है ग्राउंड में, बदले में ग्राउंड इस पे क्या करेगा, एक रिएक्शन फोर्स लगाता है, और उसी की वजह से ये मूव करते हैं, और उसी एक्शन और रिएक्शन की वजह से ही फायरमैन को पकड़ने में डिफिकल्टी होती है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर होता है तो 2 या 3 फायरमैन मिलकर उसको पकड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सपोज अ स्पेसक्राफ्ट इज मूविंग इन अ रीजन ऑफ स्पेस वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग अपॉन इट इज नेग्लिजिबल, सजेस्ट हाउ कैन इट चेंज इट्स वेलोसिटी। कह रहा है कि मान लीजिए जो स्पेसक्राफ्ट है वो ऐसी जगह पहुंच गया है जहां पे ग्रेविटी ही नहीं है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, तो वहां ये अपनी वेलोसिटी कैसे चेंज करता है। अब देखिए वहां इसका सारा काम करता है इंजन, ठीक है। अगर हमें क्या करनी है, डिक्रीज करनी है वेलोसिटी, क्या करनी है, डिक्रीज। तो देखिए वेलोसिटी डिक्रीज करनी है, तो ये स्पेसक्राफ्ट क्या करेगा, इंजन जो है इस डायरेक्शन में क्या करेगा, गैसेस को एस्केप यानी इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी फायर करेगा, है ना। तो इंजन क्या करेगा, फायरिंग इन सेम डायरेक्शन। अगर वेलोसिटी इंक्रीज करनी है तो इंजन अपोजिट डायरेक्शन में फायर करेगा, इंजन फायरिंग इन अब आता है अगर डायरेक्शन चेंज करनी है तो इंजन जो है जिस डायरेक्शन में जाना उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट एंगल, फायरिंग इन अप्रोप्रिएट एंगल में फायर करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग उस अप्रोप्रिएट एंगल में क्या करेगा, फायर करेगा, ये मुड़ जाएगा। तो बेसिकली सेम डायरेक्शन में करेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज, अपोजिट डायरेक्शन में करेगा तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग वेलोसिटी इंक्रीज, और एंगल चेंज कर देगा तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। अब कह रहा है कि एज शोन इन फिगर 6.33 एग्जांपल नंबर 6.7 अर्थ एंड द फ्रूट अप्लाई इक्वल एंड ऑपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ईच अदर, then why does the fruit moves towards the earth while the earth does not seem to move towards the fruit। कह रहा है कि न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि ये फ्रूट नीचे की तरफ गिर रहा है, तो अर्थ ने भी फोर्स लगाई होगी, है ना। क्या कह रहा है कि दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं। चलो तो हमेशा फ्रूट यानी जो छोटी चीज है वही अर्थ की तरफ क्यों मूव करती है, ये सिर्फ फ्रूट का ही नहीं है, जो भी छोटी चीज है वही अर्थ की तरफ क्यों मूव करती है। तो देखिए सिंपल सा है, एफ इक्वल टू होता है एम ए, बेसिक सा, ठीक है। अगर हम इसको करें एप्पल के लिए, पहले हम ले लेते हैं कौन सा है, फ्रूट है ना, फ्रूट बोला क्या बोला, फ्रूट, चलो ठीक है। ये हो गया मास ऑफ फ्रूट और एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो एक्सेलरेशन ऑफ फ्रूट, फिर हम ले लेते हैं फोर्स, ले लेते हैं अर्थ, तो मास ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ। अब यहाँ पे ध्यान से समझना कि जो अर्थ का मास है ना वो बहुत ज्यादा है फ्रूट के मास से, बहुत 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 ज्यादा, मास बहुत ज्यादा है। तो अब एक्सेलरेशन को अगर मैं कन्वर्ट करूं, एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ इज फोर्स ऑफ अर्थ अपॉन में मास ऑफ अर्थ। वही एक्सेलरेशन ऑफ फ्रूट अगर मैं करूं तो फ्रूट का फोर्स अपॉन में मास ऑफ फ्रूट, तो क्या होगा, देखिए एक्सेलरेशन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। मास किसका ज्यादा है, अर्थ का ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन किसका कम होगा, अर्थ का नेग्लिजिबल स्मॉल होगा, है ना, किसके कंपैरिजन में, फ्रूट के कंपैरिजन में। इसीलिए हमेशा फ्रूट या स्मॉल ऑब्जेक्ट ही मूव करता है, समझ में आया। क्योंकि एक्सेलरेशन किसका ज्यादा है, फ्रूट का ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि मास जो है वो अर्थ का ज्यादा है और एक्सेलरेशन मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इस वजह से।
चलो कह रहा है when a 0.1 kg bullet is fired from a 5 kg gun with a force of 2 Newton, the gun recoils. What are the magnitude of initial acceleration of the bullet and the gun? कह रहा है एक तरफ है बुलेट और एक तरफ अपने पास गन। बुलेट का मास है अपने पास 0.1 kg, गन का मास है अपने पास 5 kg, ठीक है। और फोर्स अपने पास 2 न्यूटन, गन विद a force of 2 Newton, the gun recoils. What are the magnitude of initial acceleration of bullet? बुलेट और इसका एक्सेलरेशन दोनों के पास फोर्स कितनी है, सेम 2 न्यूटन। एक्सेलरेशन निकालना है तो देखिए F इक्वल टू क्या होगा, ma, A इक्वल टू F बाय, सेम इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा, F बाय, वैल्यू पुट करते हैं 2 0.1 तो ये आ गया 20, तो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस केस में क्या आएगा, फोर्स है तो मास है कितना 5, 0.4 मीटर, ये आ गया आंसर दोनों का एक्सेलरेशन। चलो नेक्स्ट टॉपिक अपना और लास्ट टॉपिक अपना, फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट, सिस्टम क्या होता है अभी समझाते हैं। देखो बेसिकली मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट है, पहले समझते हैं अलग अलग इंडिविजुअल। इसका मास है m1, तो इस पे नीचे की तरफ फोर्स कितनी लगेगी, m1g, ग्रेविटी की वजह से, है ना। सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग ma और a रिप्लेस होता है ग्रेविटी से m1g, और नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा इस पे, n1 या r1, ठीक है, कैसे भी ले सकते हैं। ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m2, इस पे लगेगी m2g, ठीक, और ऊपर लगेगी, ये तो हो गया इंडिविजुअल। तो यहाँ इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो n1 है वो बैलेंस कर रहा है m1g को, इस केस में n2 जो है वो बैलेंस कर रहा है m2g को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब इन दोनों को मैं एक कंबाइन सिस्टम बना दूं, कंबाइन मतलब ये किसी ना किसी रीजन से एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, यानी 2 ऑब्जेक्ट हैं अपने पास और ये दोनों जुड़े हुए हैं किसी, ठीक है। अब जुड़े होने की वजह से क्या होगा, ये इसका मास m1 है, इसका m2 है, तो ये क्या होगा m1g m2g, है ना, ऐसे ले सकते हैं। या मैं इसको ऐसे ना लेके अगर ये पूरा एक सिस्टम बना दूं मैं, यानी दोनों पे ये एक सिस्टम है, तो इस सिस्टम पर जो लगेगा वो कितना लगेगा, m1 प्लस m2g, और जो ऊपर की तरफ जो फोर्स अभी n1 लग रही थी वो कितना हो जाएगी, n1 प्लस n2, तो यहाँ से हो गया कि n1 प्लस n2 इक्वल हो गया m1 प्लस m2g, ये तो हो गया नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब फोर्स क्या हो जाएगी इस पे, फोर्स होती है अपनी मास इनटू एक्सेलरेशन, m1 प्लस m2 इनटू g, ठीक है, ये वाली फोर्स, अगर इस पे फोर्स लग रही है सिस्टम पे F, ठीक है, वो एक्सटर्नल फोर्स लग रही थी, हो गया A। अगर मुझे A निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, F अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे सबका मास यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। अगर ये रस्सी या स्ट्रिंग या कुछ दे रखा हो तो इसको फिर हम कंसीडर करेंगे फोर्स, तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इस पे फोर्स लगेगा T और इस पे भी फोर्स लगेगा T, तो उसको कैलकुलेट करने का अलग मेथड है, ठीक है। तो देखिए ये इस डायरेक्शन में लग रही है फोर्स, ठीक है, m1 है, एक्सीलरेशन कितना है इसके पास a, तो ये कैसे भाग रहा होगा, जो T1 फोर्स है वो होगा m1 है। बट अगर हम यहाँ पे इस वाले पे देखें ऑब्जेक्ट 2 पर, तो इस पे F नेट कितनी है, अनबैलेंस, F इधर है T इधर है, और ये F किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो इसके बारे में मैंने डिटेल एक पूरा लेक्चर डाला है, आप चाहे तो वो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। चलो तो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा 2 blocks of masses 6 kg and 4 kg are connected by a light string on a frictionless surface. A force of 50 Newton is applied to the system. Find the acceleration of the system. चलो 2 ब्लॉक्स हैं, 4 kg 6 kg, कनेक्ट है किसी स्ट्रिंग से, है ना, किसी रस्सी तार वगैरह से, और इस पे फोर्स लग रही है हमारे पास 50 न्यूटन की। चलो तो पूरे सिस्टम के लिए हमें एक्सेलरेशन निकालना है। अब देखिए एक्सेलरेशन इक्वल टू बेसिकली क्या होता है,
m1 प्लस m2 इंटू ए सिस्टम के लिए, है ना। तो a इक्वल टू हो गया f अपॉन में m1 प्लस m2। चलो f कितना है 50, ये है 4, ये है 6, ये आ गया 50 अपॉन में 10, तो एक्सीलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो क्लियर। तो यहाँ हमारा ये जो लेक्चर है पूरा खत्म हो गया है। तो हमारा जो आज का जो चैप्टर था वो हमने कवर कर लिया है पूरा का पूरा एक शॉर्ट के अंदर, ठीक है। तो हमने इसके एग्जांपल्स, इसके पोस्टपोन्ड क्वेश्चन और एप्लीकेशंस वगैरह सब कवर किया है। और फिर भी अगर आपको इसको डिटेल में देखना हो तो लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, वहाँ पे आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे हर वीडियो के। तो मिलेंगे एक नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।